विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए आज हम रामधारी सिंह दिनकर और उनके जो काव्यांश हमारे पाठ्यक्रम में समाहित है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर भारतीय जनता की राष्ट्रीय भावना की पूरी शक्ति के साथ प्रतिध्वनित करने वाले शूर कवि हैं। इनकी कविताओं में राष्ट्रीय भावना हमें दिखाई देती है और राष्ट्रीय भावना को ध्वनित करने वाले कवि के तौर पर रामधारी सिंह दिनकर जाने जाते हैं। राष्ट्रवादी कवि होने के साथ साथ वे प्रणय और रोमांस के भी कवि हैं। उनकी कविताओं में केवल राष्ट्रीय भावनाएं नज़र नहीं आती है, राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कविताओं के साथ साथ उनकी वे कविताएं भी हैं जिनमें प्रणय और रोमांस की भावना है और इस कारण से कहा जाता है कि राष्ट्रवादी कवि होने के साथ साथ दिनकर प्रणय और रोमांस के भी कवि। उनके काव्य में निश्चल प्रणय की अंतर्वाहिनी प्रवाहमान रही है। वे शुष्क नैतिकतावादी या नीरस उपदेशात्मक कविता के पक्षपाती नहीं। वे शुष्क नैतिकतावादी या नीरस उपदेशात्मक कविता के पक्षपाती नहीं रहे। रेणुका उनकी पहली रचना है। इसमें प्रणय की प्रगाढ़ अनुभूति का मार्मिक चित्रण हुआ है। हुंकार में कवि की राष्ट्रीयता की भावना पराधीन भारत के दास्य बंधन को काटने की भीषण हुंकृति गर्जना के रूप में अभिव्यक्त हुई है। हुंकार दिनकर की ऐसी रचना है जो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है और पराधीन भारत के दासता के बंधन को काटने की एक गर्जना इसमें अभिव्यक्त हुई है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक धार देने का काम इस कविता ने किया है और हुंकार में कवि की जो देश गुलामी के बंधन में था उसे काटने की भीषण हुंकार की अभिव्यंजना इस कविता में हुई है और वो है हुंकार। रसवंती में कवि का रूप बदल गया है। कवि क्रांतिकारी के स्थान पर एक सौंदर्य उपासक कवि के रूप में यहाँ आ गया है। जो कवि क्रांतिकारी था, जिसमें राष्ट्रीयता की भावना थी और जिसने देश के गुलामी के बंधन काटने के लिए हुंकार भरी थी, वही क्रांतिकारी कवि अब एक सौंदर्य उपासक कवि के रूप में हमारे यहाँ दिखाई देता है और ये सौंदर्य उपासक कवि का रूप कवि की रचना रसवंती में दिखाई देता है। द्वंद्व गीत में कवि के मन का अंतर्द्वंद प्रकट होता है। द्वंद्व गीत इनकी एक रचना है, कविता है, उसमें कवि के मन का अंतर्द्वंद प्रस्फुटित हो सका है और यहाँ दिनकर नियतिवादी रूप में प्रस्तुत हुए। तो हम देख रहे हैं कि कवि का रूप किस तरीके से बदल रहा है कि एक राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कवि जो धीरे धीरे अलग अलग रूप में हमारे सामने आया है, प्रेम और रोमांस के रूप में, सौंदर्य के उपासक में रूप में, फिर मन का अंतर्द्वंद प्रकट हुआ और एक नियतिवादी के रूप में कवि प्रस्तुत हुए। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र कवि की एक प्रबंधात्मक रचना है। इसमें मानव जाति की एक चिरंतन समस्या और मानव जाति की एक चिरंतन समस्या है युद्ध और इस युद्ध का विवेचन इस कुरुक्षेत्र कविता में हुआ है। ये एक विचार प्रधान कृति है। महाभारत के कथानक की पृष्ठभूमि में
युद्ध के औचित्य और अनौचित्य। महाभारत के कथानक की पृष्ठभूमि में युद्ध के औचित्य और अनौचित्य के प्रश्न पर कवि ने प्रकाश डाला है। रश्मि रथी, उर्वशी आदि रचनाओं में कवि ने अपनी सूक्ष्मदर्शिता, गंभीर विश्लेषण की मौलिक प्रतिभा, भारतीय संस्कृति की गरिमा में अटूट आस्था और निरंतर प्रगतिशीलता की भावना का पर्याप्त प्रमाण दिया है। राष्ट्रीय चेतना के विकास में उनका योगदान बड़ा प्रशंसनीय है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है, पराक्रम है और वर्तमान समय के हिंदी साहित्य के निर्माताओं में उनका प्रमुख स्थान है, उनका अग्रगण्य स्थान है। इस तरह रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कवि है और बाद में उनका सौंदर्य उपासक रूप भी दिखाई देता है, जिसमें प्रणय और रोमांस की भावना है और अंत में द्वंद्व गीत कविता में कवि के मन का अंतर्द्वंद प्रकट होता दिखाई देता है। पहली जो इनकी कविता है जिसके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे वो है हिमालय। हिमालय हमारे देश की संस्कृति का संरक्षक है। हमारे इतिहास के निर्माण में इस देव आत्मा नगाधिराज का महत्वपूर्ण स्थान है। ये भारत की प्रतिष्ठा, गरिमा, वैभव और समृद्धि का संकेत है। यहाँ कवि हिमालय को संबोधित करके कहता है। अभी हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वह है हिमालय, और कवि हिमालय को संबोधित करके कहता है कि इस देश की रक्षा करो। दुर्दशाग्रस्त और दुर्भाग्य पीड़ित इस भारत भूमि के लिए उद्धार का मार्ग बताओ। इस बहाने वह देशवासियों को ही हमारे भूतकालीन इतिहास की याद दिलाकर राष्ट्र की उन्नति के कार्य के लिए तैयार होने का उपदेश दे रहा है। यहाँ हिमालय कविता के माध्यम से कवि देशवासियों को यह आह्वान कर रहा है कि अपने भूतकालीन इतिहास को याद करो, और भूतकालीन इतिहास की याद दिला करके कवि राष्ट्र की उन्नति के कार्य के लिए तैयार होने का उपदेश दे रहा है इसी हिमालय कविता के माध्यम से। कहने का अर्थ यह है कि कवि हिमालय को संबोधित करते हुए देश के युवाओं का, देशवासियों का आह्वान करता है कि हमें देश की उन्नति के लिए तैयार होना है और देश की उन्नति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना है। इसके लिए इस कविता में कवि बार बार हमारे भूतकालीन इतिहास को याद दिलाता है, और भूतकालीन इतिहास को याद दिलाते हुए कवि राष्ट्र की उन्नति में, राष्ट्र के विकास में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की बात कहता है। पढ़ते हैं कविता हिमालय। हिमालय में कवि ने हिमालय को भारतीय संस्कृति का संरक्षक, मौन तपस्वी बताया है, और भारतीय संस्कृति का संरक्षक और मौन तपस्वी बताकर के नव जागरण का संदेश दिया है। कवि कह रहा है, मेरे नगपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग शुचि गर्वोन्नत महान, निश्चिम व्योम में तान रहा युग से किस महिमा का वितान। कैसी अखंड ये सिर समाधि यतिवर, कैसा ये अमिट ध्यान,
तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई कविता हिमालय, और कवि हिमालय को भारतीय संस्कृति का संरक्षक और मौन तपस्वी बताते हुए हमारे नव जागरण का संदेश देता है, देशवासियों का आह्वान करता है और देशवासियों को उपदेशित करता है। कवि मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। कवि पर्वतराज हिमालय को संबोधित करते हुए कहता है कि हे पर्वतराज, हे विशाल हिमालय, तुम साकार मूर्तिमान देवता स्वरूप हो, अतीव गौरवमय एवं विराट हो। तुम पराक्रम और शौर्य के पुंज रूप में संगठित ज्योति स्वरूप हो। तुम मेरी जननी, मेरी भारत माता के सिर पर बर्फ का चमचमाता हुआ मुकुट, हिम किरीट, किरीट यानी मुकुट, हिम यानी बर्फ, बर्फ का चमचमाता हुआ मुकुट हो, तथा तुम हमारे देश भारत का पवित्र एवं दिव्य मस्तिष्क हो। मेरे नगपति मेरे विशाल, हे पर्वतराज विशाल हिमालय। कवि कह रहा, मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। कवि रामधारी सिंह दिनकर पर्वतराज हिमालय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पर्वतराज विशाल हिमालय, तुम साकार मूर्तिमान देव स्वरूप हो, अतीव गौरवमय एवं विराट हो। तुम पराक्रम और शौर्य के पुंज रूप में संगठित हो, संगठित ज्योति स्वरूप हो। तुम मेरी जननी अर्थात भारत माता के सिर पर बर्फ के चमचमाते हुए मुकुट हो, तथा तुम हमारे भारत देश के पवित्र एवं दिव्य मस्तिष्क, मेरे भारत के दिव्य भाल यानी मेरे भारत के तुम दिव्य मस्तिष्क हो, पवित्र एवं दिव्य मस्तिष्क हो, हे पर्वतराज हिमालय। कवि आगे कहता है, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग शुचि गर्वोनंत, महान निशिम व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा का वितान। कैसी अखंड ये चिर समाधि, यतिवर कैसा ये अमिट ध्यान। तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम ज्वाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। कवि यहाँ कहता है कि हे पर्वतराज हिमालय, युग युग अजय, तुम युगों से अजय हो, तुमको जीता नहीं जा सकता। निर्बंध, तुम सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो, निर्बंध मुक्त, तुम सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो। युग युग शुचि, युग युग शुचि गर्वोनंत महान, तुम अनेक युगों से अपनी गौरवपूर्ण गरिमा से अनंत तथा सदैव महान हो। निशिम व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा का वितान। तुम्हारे शिखर भाग यानी तुम्हारे सिर अनंत आकाश में अनेक युगों से किस महिमा का चंदोवा है वो तान रहे हैं, अर्थात तुम्हारे अनंत शिखरों की महिमा असीम है, तुम्हारे अनंत शिखरों की महिमा की कोई सीमा नहीं।
कवि यहाँ कह रहा है, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग शुचि गर्वोनंत महान, निशिम व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा का वितान। हे पर्वतराज हिमालय, तुम अनेक युगों से अजय हो, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो, तुम अनेक युगों से पवित्र और गौरवपूर्ण गरिमा से अनंत सदैव महान हो, निशिम व्योम में तान रहा, तुम्हारे शिखर भाग पर अनंत आकाश में अनेक युगों से किस महिमा का चंदोवा तान रहे हैं। कहने का अर्थ है तुम्हारे अनंत शिखरों की महिमा असीम है। कवि फिर कह रहा है, कैसी अखंड ये चिर समाधि यतिवर, कैसा ये अमिट ध्यान तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। कवि फिर कहता है कि हे नगपति हिमालय, तुमने चिरकाल से जो अखंड समाधि लगा रखी है उसका क्या प्रयोजन है, उसका क्या उद्देश्य। कवि फिर कहता है कि हे हिमालय, तुमने चिरकाल से अखंड समाधि लगा रखी है, वह उसका क्या प्रयोजन है, वह समाधि किस प्रयोजन से लगा रखी है। यतिवर यानी योगीराज, हे श्रेष्ठ समाधि मग्न योगीराज, तुमने ये अमर ध्यान कैसे और किस लिए लगा रखा है। तुमने ये अमर ध्यान कैसे और किस लिए लगा रखा है। तू महाशून्य में खोज रहा, कि जटिल समस्या का निदान। महाशून्य यानी आकाश, तुम अनंत आकाश में सिर उठा करके किस जटिल समस्या का हल खोज रहे हो, निदान खोज रहे हो। उलझन का कैसा विषम जाल, तुम किस विषम उलझन के जाल में पड़े हो। मेरे नगपति मेरे विशाल, हे हिमालय, तुम किस विषम उलझन के जाल में पड़े हो, जिस कारण निरंतर मौन रहकर चिंतन मनन कर रहे हो। कवि फिर कह रहा है, कैसी अखंड ये चिर समाधि यतिवर, कैसा ये अमिट ध्यान तू महाशून्य में खोज रहा, कि जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। कवि कहता है कि हे नगपति, हे हिमालय, हे पर्वताधीराज, तुमने चिरकाल से जो अखंड समाधि लखा रखी है उसका क्या प्रयोजन है, उसका क्या उद्देश्य है। हे श्रेष्ठ योगीराज, यतिवर योगीराज, हे श्रेष्ठ योगीराज, तुमने ये अमर ध्यान कैसे और किस लिए लगा रखा है। तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, तुम अनंत आकाश में सिर उठा करके किस जटिल समस्या का हल खोज रहे हो। तुम उलझन का कैसा विषम जाल, तुम किस विषम उलझन के जाल में पड़े हो, जिस कारण निरंतर मौन रहकर चिंतन मनन कर रहे हो। यहाँ मानवीकरण अलंकार है, रूपक अलंकार है। भाषा तत्सम शब्दों से युक्त है और हिमालय को संबोधित करके हुए कवि ये कह रहा है कि हे पर्वताधीराज हिमालय, तुम किन उलझन में पड़े हो और किन विषम समस्याओं की निदान खोज रहे हो। यहाँ कवि हिमालय को संबोधित करते हुए राष्ट्रवासियों को, देशवासियों को उपदेश दे रहे हैं। धन्यवाद।